हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मिसाइल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आप सभी ने जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक आप लोगों का इंग्लिश कोर का पेपर दिए हैं तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं। इन ऑब्जेक्टिव को रट्टा लगाने से हमें लग रहा है कि कोई प्रॉफिट नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि इंग्लिश कोर का पेपर हम लोगों को बहुत टफ था। मेरे भाई, अगर आप उस पेपर को अच्छी तरह से देखेंगे और जब आप थ्योरी लेक्चर को देखेंगे तो आपके लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल हलवा हलवा सा दिखने को लगेंगे, क्योंकि सारा क्वेश्चन ना आप लोगों का बिल्कुल वहीं से उठा दिया गया था जहां पे आपका थ्योरी लेक्चर था। उनके लिए टफ नहीं था जिन्होंने पूरे बुक का अच्छी तरह से थ्योरी लेक्चर को, चैप्टर को, स्टोरी को समझे हैं। ठीक इसी तरह से आप लोगों का जो इकोनॉमिक्स के एग्जाम होने वाले हैं 17 फरवरी को, याद रखिएगा मेरा दोस्त, इसी तरह से आप लोगों का क्वेश्चन में बदलाव होगी जिस तरह से आप लोगों का एग्जाम हुआ है इंग्लिश कोर का। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को पैटर्न के अनुसार, न्यू पैटर्न के अनुसार एक बार हम लोगों को क्वेश्चन पेपर देखना है, तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से, मैं तैयारी करवाने से पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि क्वेश्चन पेपर आपके पेपर में किस तरह से आएगी। क्योंकि हमें लग रहा है, हमें 100% इस बार ऐसा लग रहा है कि एक भी क्वेश्चन को, अगर कोई ऐसे स्टूडेंट्स है जो कोई भी बुक को खरीद लिए हैं और सिर्फ ऑब्जेक्टिव को रट्टा लगाते जा रहे हैं, तो उनका क्वेश्चन यहाँ पर मैच करने वाला नहीं है। क्योंकि एग्जामिनर इस बार जितना भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए एग्जाम में क्वेश्चन छपे हैं, सारा क्वेश्चन थ्योरी लेक्चर को उठाकर दे दिए हैं। तो मैं चाह रहा हूं कि सबसे पहले एक बार आप लोग आज क्वेश्चन पेपर को देखिए, इसके बाद हम लोग तैयारी को कंटिन्यू रखेंगे। क्योंकि अभी आप लोगों का 2-3 दिन आप लोगों के पास समय है। आज मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोग 14 तारीख है, 15, 16, 17, मतलब 2-3 दिन अभी आपके पास समय है। अगर इन 2-3 दिन को सही ढंग से हम लोग ऑब्जेक्टिव के साथ साथ में अगर एक्सप्लेन करूंगा, तो अगर आप लोग अच्छी तरह से समझते हैं, बूझते हैं, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को वो क्वेश्चन तो नहीं आएगी, लेकिन उससे रिलेटेड अगर आपके पेपर में आ जाए तो आप इजीली से उसको क्लिक कर सकते हैं। तो अगर आप लोग तैयार हैं तो एक बार आप लोग जल्दी से कॉमेंट कर दीजिएगा कि सर हम लोग इकोनॉमिक्स के लिए पहली बात तैयार है। दूसरी बात यह है कि जब मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो हमें भी कुछ प्रॉफिट होना चाहिए, और इस प्रॉफिट के बदले में मैं चाह रहा हूँ आप लोग जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें। क्योंकि इकोनॉमिक्स का पेपर इतना आसान नहीं है जितना आसान स्टूडेंट्स समझ चुके हैं। क्योंकि मुझे देखकर अंदाज़ा लग गया है तभी जब आप लोगों का कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम का भी एग्जाम हुआ है जस्ट इकोनॉमिक्स का पेपर में। जब आप पेपर देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि पूरे साल भर मैंने पढ़ चुका हूँ, लेकिन इस तरह से क्वेश्चन अभी तक मैं एक भी नहीं पढ़ा हूँ। तो टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे 2-4 बात को ध्यान से सुनना है। हम लोग नंबरिकल क्वेश्चन में भी ध्यान देंगे, क्योंकि आप लोगों के पेपर में 7-8 मार्क्स का नंबरिकल पूछे जाएंगे जो बहुत ही ईजी होगी। मैं नंबरिकल का सारा क्वेश्चन करवा दूंगा, उसके लिए बेफिक्र रहिए। उसके बाद ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को एकदम चैप्टर वाइज, कैटेगरीज वाइज डिवाइड करूंगा। उसके बाद सब्जेक्टिव एक टाइम फिक्स में कर दूंगा, ठीक है, कि किस समय आप लोग का ऑब्जेक्टिव होगी, किस समय आप लोग का सब्जेक्टिव होगा। क्योंकि दोनों एक समय में हम लोग लेकर नहीं चल सकते, इसलिए क्योंकि अभी हम लोग का जस्ट एग्जाम है सोशियोलॉजी का। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज की क्लास को आगाज करते हैं। स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है आपके पास और इस तरह से आपके पेपर में छप रहा है। याद रखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किए जाते हैं। सबसे पहली बात तो आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र पता होना चाहिए। अगर आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में नॉलेज नहीं है तो फिर इसका आप चाह कर भी ना इसका गलत उत्तर करके आएंगे। मेरे भाई, व्यष्टि होता है, एक समष्टि होता है। व्यष्टि अर्थ और समष्टि अर्थ के बारे में मैं आज ही के वीडियो में आप लोगों को बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपभोक्ता संतुलन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं से 2 पे कि वस्तु की मात्रा के सापेक्ष कुल उपयोगिता में परिवर्तन की दर को हम लोग सीमांत उपयोगिता कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? सीमांत उपयोगिता के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। एक बार क्वेश्चन देखिए, लग रहा है कि एकदम यूपीएससी का हम लोग एग्जाम दे रहे हैं, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन पूछा गया कि उदासीनता वक्र में विश्लेषण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? निम्न कूटों का प्रयोग करते हुए विकल्प का चयन करें। देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा गया, तो बताएंगे सर। याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा, यहाँ तो ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन यहाँ पे है। इन्हें बोल सकते हैं सर 3 के अलावा सारा ऑप्शन सही है। ये 3 ही एक रॉन्ग लग रहा है, तो इस तरह से हमें देखने को लग रहा है सर ऑप्शन नंबर हम लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टेटमेंट से रिलेटेड भी इस बार आपके पेपर में क्वेश्चन आएगी। एक घटिया वस्तु, क्या पूछा गया मेरे दोस्त? एक घटिया वस्तु के लिए मांग की ढाल क्या होती है? तो घटिया वस्तु के लिए मांग की ढाल हमेशा ऋणात्मक होता है। क्या ऋणात्मक होती है सर? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगी। पैसेंस बनाकर रखिए मेरे भाई। अब हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी जैसे ये क्वेश्चन नहीं रहा, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग
लगाना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। उपभोक्ता की आय बढ़ने से किस प्रकार की वस्तु की मांग कम हो जाती है? जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है ना, याद रखिएगा गिफिन वस्तु की मांग हमेशा घट जाती है। ऑप्शन नंबर हम लोग का डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे कि निम्नलिखित में से प्रतियोगी वस्तुओं का एक संयोग कौन सा है? संयोग का मतलब यहाँ पे आपसे पूछा गया मेरे भाई, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका उत्तर आपको बताना है। जो क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे दोस्त, याद रखिएगा ब्रेड और बटर। क्या हो जाएगी? कार अगर है मेरे पास, पेट्रोल नहीं है तो चलने वाला नहीं है। कलम अगर है, स्याही नहीं है तो हम चलने वाला नहीं है। कमल और रजाई, इसका बिल्कुल याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे दोस्त। क्या? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस वक्र का आकार यू आकार का होता है? अब ये भी क्वेश्चन ना बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूजन होते हैं। नहीं मेरे भाई, एकदम आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पे आपसे पूछा गया कि यू आकार का होता है। देखिए जो यू आकार का होता है ना, वो है उस औसत उत्पादन। क्या हो जाएगी? औसत उत्पादन। ये बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हम लोग का ए इज द राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं सर। एक क्वेश्चन को हम लोग बेहतरीन तरीके से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर हम लोग के 8 नंबर कि पैमाने के वृद्धिमान प्रतिफल के उत्पादन फलन में साधनों की 3 गुना से वृद्धि करने पर उत्पादन में किस अनुपात में वृद्धि होगी? तो याद रखिएगा 3 गुना ही वृद्धि होगी। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर 3 गुना से अधिक वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं सर 9 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे पूछा गया है कि जब सीमांत लागत और औसत लागत से अधिक होती है, जब सीमांत लागत जो है वो औसत लागत से अधिक होती है तब क्या होता है? जब भी सीमांत लागत औसत लागत से अधिक होती है मेरे भाई, तो आपसे पूछा गया है कि क्या होता है। तो देखिए ये सब क्वेश्चन हम लोग इजीली से पढ़ चुके हैं। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल से है, इसका आंसर आप इजीली से कर सकते हैं। याद रखिएगा औसत लागत बढ़ जाती है। क्या होती है? एवरेज कॉस्ट जो है ना बिल्कुल इंक्रीज हो जाती है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 10 है। ये क्वेश्चन आपको पूर्ण लोचदार, बेलोचदार, पूर्णतः लोचदार, ये सब के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। जब किसी वस्तु की कीमत में 5% की वृद्धि करने पर उसकी पूर्ति की मात्रा में 5% बढ़ जाती है तो वस्तु की पूर्ति क्या होगी? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा बेलोचदार। क्या हो जाएगी मेरे दोस्त? बेलोचदार, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। ठीक है, आज ही के वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा थ्योरी लेक्चर में कि लोचदार किसे कहते हैं, बेलोचदार किसे कहते हैं, इसके बारे में मैं आपको बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। 11 नंबर हमसे और आपसे पूछा गया था कि यदि सरकार के द्वारा वस्तु के उत्पादन पर इकाई कर लगाती है तो उस वस्तु की पूर्ति क्या कहलाती है? तो क्या होगी सर? क्वेश्चन नंबर 11 का जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी, याद रखिएगा कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी सर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर क्वेश्चन नंबर हम लोग का 12 कि जब एक फॉर्म का पूर्ति वक्र की कीमत अक्ष के समांतर होता है तो पूर्ति कीमत के सापेक्ष होती है। क्या होती है मेरे भाई? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगी पूर्ण बेलोचदार। क्या हो जाएगी? पूर्ण लोचदार नहीं बल्कि पूर्ण बेलोचदार हो जाएगी। इसी तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन आ गया, आप लोगों को थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है, लेकिन हाँ जो भी दिन बचा हुआ है उसमें आपको ध्यानपूर्वक स्टडी करना होगा। अन्य बातें समान रहने पर साधनों की कीमत बढ़ने से संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ती है? अगर साधनों की कीमत में मान लेते हैं कि बढ़ रही है तो हम लोगों का जो कीमत है ना, कीमत इसमें क्या परिवर्तन होगा, क्या चेंजेस होगी, ये आपसे यहाँ पे पूछी गई। तो याद रखिएगा संतुलन कीमत बढ़ेगी। क्या हो जाएगी? याद रखिएगा संतुलन कीमत जो है बढ़ जाएगी। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे हम लोग का 40 नंबर आपसे पूछा गया है कि बाजार की फर्मों में बाजार की जो फॉर्म है कि निर्बंध प्रवेश और बहिर्गमन की स्थिति में बाजार की कीमत इसके बराबर होती है। तो किसके बराबर होती है ये आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं। याद रखिए ये क्वेश्चन आप लोगों को न्यू देखने को मिल रहा है। ये क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, याद रखिए मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित कीमत। क्या हो जाएगी मेरे भाई? मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित कीमत। ऑप्शन नंबर बोल सकते हैं सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक समष्टि अर्थशास्त्र का एजेंट है। इसमें आपको बताना है समष्टि अर्थशास्त्र का इसमें एजेंट कौन है। तो देखिए मेरे भाई याद रखिएगा बैंक हो जाएगी। याद रखिएगा समष्टिगत अर्थशास्त्र का एजेंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। एक बार क्वेश्चन को देखिए मेरे भाई, अगर आपके पेपर में आ जाए यही क्वेश्चन तो आप कितना क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक ने जेम्स किन्स का है? इसमें से कौन सा पुस्तक जो है ना जेम्स किन्स ने लिखा है? द जनरल थ्योरी एम्प्लॉयमेंट ऑफ मनी। यानी बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हम लोग का नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस चर का संबंध समय के एक निश्चित बिंदु से होती है? तो ये जो क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टोक। क्या हो जाएगा? स्टोक इसका सही उत्तर हो जाएगी।
चलिए सर, और कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इकोनॉमिक्स के लिए तैयार है, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें ताकि हमें पता चलेगा कि इकोनॉमिक्स कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इकोनॉमिक्स लेकर स्टडी कर रहे हैं। जीडीपी की गणना किस विधि में अंतिम वस्तुओं के मौद्रिक मूल्यों को शामिल किया जाता है। जो क्वेश्चन नंबर हम लोग का नेक्स्ट है मेरे भाई 80 नंबर आपसे पूछा गया है, तो बताएंगे सर व्यय विधि क्या हो जाएगी, व्यय विधि इसका सर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया 90 नंबर, वस्तु विनिमय प्रणाली एक दोष है निम्नलिखित में से किनमें। वस्तु जो विनिमय प्रणाली है ना एक प्रकार का दोषी है, मतलब दोष है क्यों, तो बताएंगे सर मूल्य का संचय अभाव, मूल्य का दोहरी अभाव मतलब दोहरी गणना, मूल्य मापन की समस्या बोल सकते हैं सर। ऑप्शन नंबर हम लोग का डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। आते सर क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 पे, यानी 20 आपका पूछा गया मेरे भाई 20 याद रखिएगा। आपसे पूछा जो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 19 था, एक बार आप लोग ध्यान से देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 19 था मेरे भाई इसका डी होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 में आपसे पूछा गया व्यावसायिक बैंक का एक कार्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो याद रखिएगा सरकार का बैंक। सरकार का बैंक ये नहीं है, याद रखिएगा ये सरकार का बैंक बिल्कुल सा नहीं है, ठीक है। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे, बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके पेपर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर कि यदि केंद्रीय बैंक वैधानिक तरलता अनुपात को बढ़ा देते तो व्यावसायिक बैंकों को ऋण देने की क्षमता क्या होती है, तो याद रखिएगा ऋण देने की जो क्षमता होती है मेरे भाई याद रखिएगा वो हो जाएगी कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी सर। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 22 पे, आपसे 22 पूछा गया है कि ब्याज दर में वृद्धि होने से मुद्रा की मांग किस मांग की में कमी आती है, तो 22 का बिल्कुल जो सही उत्तर होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग याद रखिएगा स्ट्रेबेरी मांग। क्या हो जाएगी, स्टेबाजी मांग, आना सट्टेबाजी मांग, सॉरी आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। आते हैं सर अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति किस फलन की ढाल को दर्शाता है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 23 है याद रखिए उपभोग फलन का, किसका, उपभोग फलन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। 24 पे आते हैं सर, 24 है सर, ये जो क्वेश्चन है ना ये आपके पेपर में छप चुका है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपका 1-2 मार्क्स का नहीं 3-3 मार्क्स का आएगी इस तरह से क्वेश्चन, और आपको सही तरीके से बताना होगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं याद रखिएगा यदि किसी वस्तु किसी अर्थव्यवस्था में गुणांक का मान 4 है तो बचत प्रवृत्ति की मांग क्या होगी, तो मैं फिलहाल इसका आंसर मैं बता देना चाहता हूँ जो 24 है याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। और इसका राइट आंसर बी क्यों हुआ है आज हम लोग क्लास में एक्सप्लेन करेंगे बेहतरीन तरीके से मेरे भाई, ठीक है। पैसेंस बनाकर रखिए। उपभोक्ता की सीमांत प्रवृत्ति में वृद्धि समग्र मांग को किस प्रकार प्रभावित करती है, तो 25 का जो क्वेश्चन है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। याद रखिएगा समग्र मांग का दाईं ओर विवर्तित होना बोल सकते हैं सर। ऑप्शन नंबर हम लोग का सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर हम लोग का 26 है, सरकार के राजस्व आय का एक स्रोत निम्न में से कौन सा है, सरकार का राजस्व स्रोत इनमें से कौन है एक प्रकार का, तो बताएंगे सरकारी निवेश का लाभांश। क्या हो जाएगी, सरकारी निवेश का लाभांश। सॉल्यूशन वीडियो अगर देखने के बाद थोड़ा सा भी आप लोगों को हेल्पफुल हो तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोगों को भी पता चले कि हमारे पेपर में अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे सॉल्व कर सके, ठीक है। किस प्रकार के बजट में सरकार का व्यय उसके आगम से, मतलब इनकम होता है 2 रुपया का और खर्चा हो जाता है 4 रुपया का। आप बताएं आपके घर में अगर इनकम हो रहा है 2 रुपया का और प्रतिदिन खर्चा हो रहा है 4 रुपया का, तो आपको क्या हो जाएगा, घाटा हो जाएगा। तो बोल सकते हैं सर घाटे का बजट। निम्नलिखित में से किस उत्पादन को जीएसटी से बाहर रखा गया है, मतलब इनमें से किन को जीएसटी से बाहर रखे गए ये आपसे यहाँ पे पूछे गए। तो जीएसटी से बाहर रखे गए पेट्रोलियम उत्पाद को, याद रखिए क्या हो जाएगी, पेट्रोलियम उत्पाद को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम लोग का 29 है कि सरकार के द्वारा इमुस्त कर लगाने से अर्थव्यवस्था में संतुलन आय का क्या प्रभाव होता है, जो 29 है इसका राइट आंसर होगा संतुलन आय में कमी हो जाएगी। इन्हें बोल सकते हैं सर हम लोग का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या ऑप्शन नंबर सी बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे, और इतना आसान नहीं है मेरे भाई इकोनॉमिक्स को पेपर का सॉल्व करना, इसलिए पैसेंस बनाइए और 2-3 दिन जो भी बचा हुआ है एकदम लगन के साथ लग जाइए। भारत में विदेशी मुद्रा का प्रवाह एक का कारण है, विदेशी मुद्रा का प्रवाह क्या है, तो बताएंगे सर विदेशी उपहार, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, वस्तुओं एवं सेवा का निर्यात। इन्हें बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर डी। तो एक बार आप लोग जरूर बताएं कि इस तरह से वीडियो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो कितना इंटरेस्ट आप लोग रखते हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना अपना राय बताएं। और मैं फिर से कह रहा हूं कि आप लोग इकोनॉमिक्स का पेपर में जो क्वेश्चन छपने वाले हैं बिल्कुल रोटेट होगी, जिस तरह से इंग्लिश कोर का पेपर में रोटेट हुआ है हूबहू इस बार भी आप लोग याद रखिएगा। इंग्लिश कोर के अलावा इकोनॉमिक्स का जो पेपर है इसमें पेपर इसी तरह से आपका रोटेट होगी। तो चलिए इसी तरह से मिलते हैं।